आप देख रहे हैं अमेज नाउ। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। तकरीबन 600-700 सालों तक मुगलों ने और फिर अंग्रेज़ों ने हमारे देश को खंगाला, चूसा, लूटा, लूट खसोट मचाया और इस तरह से देश को आर्थिक तंगी तक पहुंचा दिया कि शायद इसके बाद उनके लिए कुछ बचा नहीं था और तभी वे इस देश से रुखसत हुए। फिलहाल 1947 में जो आज़ादी मिली, वह ऐसा वक्त था जब हमारे देश को ऐसे विचारकों की, एक थिंक टैंक की ज़रूरत थी जो इस देश को आज़ादी के बाद विकासोत्थान की ओर ले जाए। ऐसे में कुछ विचारक सामने आए और ठीक 2 साल के बाद एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ कि ऐसे संगठन की स्थापना हुई जिसने समग्र विकास का जिम्मा अपने ऊपर लिया। बात आसान नहीं थी, मामूली बात नहीं थी। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समेत तमाम ऐसी समस्याएं मुँह भाए खड़ी थी जिससे देश को, सरकार को निपटना था। ऐसे में हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं, आज उस संगठन ने अपने 74 साल पूरे कर लिए हैं। 33 लाख सदस्य देश भर में बना डाला है। जी हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर रहे हैं। इस संगठन ने जो काम किया उसे बिना खंगाले समझा नहीं जा सकता और आज भी यह संगठन जो करने जा रहा है, जो कर रहा है, उसकी कोई सानी नहीं है। आज हम आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाने वाले हैं जो इस संगठन से वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से इस कदर जुड़े हुए हैं। रहने वाले गोरखपुर के हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजशरण शाही। आज वो हमें बताएंगे इस संगठन के उद्देश्य के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में और आगे क्या चल रहा है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़ा सबसे पुराना संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजशरण शाही जी, जो मूलतः गोरखपुर से ही रहने वाले हैं, लेकिन इस समय चूँकि दायित्व है तो पूरे देश में। तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संगठन का जो स्थापना हुआ, उसके 74 साल कल पूरे हुए, उस स्थापना के पीछे मकसद क्या था? देखिए, जब देश परतंत्र हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को पराधीन किया, तो उसी समय से भारत की व्यवस्थाओं को उसने नष्ट भ्रष्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो भारत के युवाओं का एक वर्ग था जो चाहता था कि भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर देश को स्थापित किया जाए, देश की उन व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित किया जाए। इसको लेकर के एक बड़ा लंबा संघर्ष चला, जहां एक तरफ भारत के लिए स्वतंत्रता का संघर्ष हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत के युवाओं का एक ऐसा वर्ग था जो भारतीय मूल्यों और परंपराओं पर समाज की संरचना, शिक्षा की व्यवस्था और अन्य सारी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। स्वतंत्रता के पूरे इतिहास को जब हम उठा करके देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत के स्वतंत्रता में किसी एक वर्ग ने सर्वाधिक अपनी कुर्बानियां दी तो छात्रों और नौजवानों का वर्ग था। इसलिए हमको ये लगा कि स्वतंत्र भारत में एक बार भारत के पुनर्निर्माण के रूप के लिए इसी वर्ग की भूमिका सबसे ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जैसे देश स्वतंत्र हुआ, हमने ये कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए, क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो गया है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का दायित्व तो हम पर आ गया है। हम ये कहते थे कि अंग्रेज़ों के नाते ये व्यवस्थाएं
नष्ट भ्रष्ट हुई। तो अब उन व्यवस्थाओं को हम कैसे संभालेंगे, उन व्यवस्थाओं को कैसे हम भारतीय मूल्यों और परंपराओं पर आधारित करते हुए समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इसमें एक बड़ा दायित्व था और युवाओं को इस दृश्य से तैयार करना। क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भारत के युवाओं का एक बड़ा वर्ग था जो स्वतंत्र भारत में भारत के पुनर्निर्माण के सपने देख रहा था, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी जी थे, स्वामी विवेकानंद थे, श्री अरविंद थे, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर थे, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया कि भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ ही साथ भारत के युवाओं को शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित करके विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाए, जिससे कि जब देश स्वतंत्र हो तो भारत की राजसत्ता को चलाने के लिए, भारत की समाज व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत की शैक्षिक व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत के औद्योग जगत को चलाने के लिए हमारे पास प्रशिक्षित युवा हों। इसलिए 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पुणे में तिलक ने समर्थ विद्यालय की स्थापना की, इसी प्रकार से 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की, 1932 में उसी उद्देश्य के साथ गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी ने की, और देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यापीठों की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। इन सारे का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी शिक्षा, जो मैकाले कहता है कि मैं एक भारत में एक ऐसे वर्ग को चाहता हूँ जो रंग और रूप से तो भारतीय दिखे लेकिन सोच और विचार से वो अंग्रेज हो, तो इस धारणा को बदलने के लिए ऐसा युवा जो रंग रूप से ही भारतीय ना हो बल्कि विचार और सोच से भी भारतीय हो और भारतीय मूल्यों और परंपराओं में उसकी आस्था हो, और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव था। क्योंकि मैकाले ने कहा था कि मैं जिस शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात कर रहा हूँ आने वाले दिनों में उससे आशाजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं, और भारत के लोग भारत के प्रतिमानों के खिलाफ, भारत के मूल्यों के खिलाफ, भारत के पहनावे के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं। इसलिए एक बार भारत के युवाओं में भारत की व्यवस्थाओं के प्रति, भारत के मूल्यों के प्रति, भारत के परंपराओं के प्रति आस्था विकसित हो, और वो काम शिक्षा के द्वारा ही हो सकता था। इसलिए पूरा अभियान चला, और इसी पृष्ठभूमि में हम सब ने ये किया कि जब देश स्वतंत्र हुआ है तो युवाओं को किस प्रकार से संगठित किया जाए और युवाओं की रचनात्मक भूमिका स्वतंत्र भारत में सुनिश्चित करते हुए भारत को एक बार पुनः विश्व पटल पर उसी तेजस्विता के साथ प्रतिष्ठित किया जाए। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए युवाओं में हमने तय किया कि ज्ञान, शील और एकता तीनों हमारे मूल मंत्र, ये जो आपकी टैगलाइन है। इसलिए हमने ये किया कि हम अपने युवा को ज्ञानवान बनाएंगे, हम अपने युवा को चरित्रवान बनाएंगे और युवा को संगठित भी करेंगे, क्योंकि संगठित युवा ही समाज में रचनात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को की। स्वतंत्रता के तुरंत 1948 में काम करना शुरू किया, लेकिन विधिवत पंजीकरण 9 जुलाई 1949 को हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य से काम करेंगे, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए युवा शक्ति का समाज में संगठन करेंगे। इस उद्देश्य से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना होती है। स्वतंत्रता के ठीक बाद 2 साल के, तकरीबन 2 साल बाद, जबकि मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया, जिस तरीके से पूरे देश को खंगाल डाला था, ऐसे दुर्लभ समय में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना, नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना, शायद यही मकसद रहा, यही आपने बताया है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद 3 बड़े प्रश्न थे जी। एक तो ये था कि इस देश का राष्ट्रज्ञान क्या हो जी, दूसरा अहम सवाल था। हाँ, लेकर के कि वंदे मातरम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये मान सकती है पूरे भारत और भारतीयता को परिलक्षित कर ले, इसे वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगान हो। दूसरे, राष्ट्रभाषा क्या हो जी, और तीसरा कि भारतीय परंपराओं को कैसे समाज जीवन में स्थापित किया जाए। और इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष करते हुए बहुत हमारा सुविचारित मत था, क्योंकि देखिए दुनिया के अन्य छात्र संगठनों का इतिहास उठा करके देखें तो किसी घटना और किसी परिस्थिति के नाते वो छात्र संगठन उत्पन्न हुए, और जैसे वो घटना खत्म हुई, जैसे वो परिस्थिति समाप्त हुई, जैसे वो प्रश्न समाप्त हुआ, वो छात्र संगठन भी समाप्त हुए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 74 वर्ष की यात्रा में न केवल भारत के बल्कि आज हम दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। 33
लाख की सदस्यता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो अगर दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में हमने अपनी भूमिका को समाज जीवन में रखा है और उसी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। तो वो कारण हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। हम किसी घटना, किसी परिस्थिति की उपज नहीं है। हमारे स्थापना के पीछे एक वैचारिक अधिष्ठान काम कर रहा था, और वो वैचारिक अधिष्ठान था कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत की युवा पीढ़ी को कैसे विकसित किया जाए, जिसमें भारत और भारतीयता के भाव तो हो ही, साथ ही भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने का संकल्प भी उसमें हो। इसलिए एक हमारा बहुत साफ अधिष्ठान, वैचारिक अधिष्ठान है, और उस वैचारिक अधिष्ठान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हमने कार्य किया। और उस कार्य को करते हुए समाज जीवन में हमने कई जो मान्यताएं थी छात्रों के बारे में, एक तो जब स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ छात्र शक्ति खड़ी हो गई, युवा शक्ति खड़ी हो गई, और अंग्रेजी व्यवस्थाओं को जगह जगह चुनौती देना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने ये धारणा छात्रों के बारे में प्रचारित की कि ये छात्र शक्ति जो न्यू सेंस पावर, स्टूडेंट्स पावर इज ए न्यू सेंस पावर। और दुर्भाग्य है कि जब स्वतंत्र भारत में सरकार बनी तो वो भी इसी मान्यता के साथ काम कर रही थी, और उसने ये नारा दिया कि छात्रों को अब पढ़ाई लिखाई क्या कर, स्टूडेंट्स को कैरियरिस्ट बनना चाहिए, देश और समाज की समस्याओं के प्रति उनको चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये भी नारा दिया कि छात्र आज का नहीं कल का नागरिक है, और इसलिए कल का नागरिक है, इसलिए अभी नागरिक भूमिका में उसे आने की जरूरत नहीं है, उसको कैरियरिस्ट बनना पड़े, अपने कैरियर को सजाने और संवारने की आवश्यकता है। वो इसके पीछे उद्देश्य था कि जो छात्र शक्ति जो समाज में प्रश्न कर सकती है, व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ी हो सकती है, वो संगठित न होने पाए, वो एक जगह इकट्ठा न हो पाए, इसलिए उसको ये प्रचारित किया गया कि वो कैरियरिस्ट बने। अभी वो नागरिक भूमिका में नहीं आ सकती क्योंकि वो मताधिकार का उम्र उसके पास नहीं है, इसलिए उसको रखा। तो विद्यार्थी परिषद ने इन दोनों धारणाओं को बदलते हुए पहली बार हमने मांग किया कि मताधिकार का उम्र 18 वर्ष किया जाए। और हमारे परिषद की मांग थी, विद्यार्थी परिषद की मांग पे पहली बार सरकार ने स्वीकार किया, और मताधिकार की आयु 18 वर्ष दी गई, ताकि छात्र, और हमने ये कहा, ये नारा दिया कि छात्र कल का नहीं है और आज का नागरिक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने हुए छात्र कैरियरिस्ट तो बनेगा ही, लेकिन वो नेशनलिस्ट भी बनेगा। छात्र शिक्षा के क्षेत्र में अपने पढ़ाई कैरियर को सजाएगा, संवारेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज जीवन के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के भी उत्तर छात्र देगा। इस दृष्टि से हमने छात्रों को तैयार किया, और हमने ये उस नारे को खारिज किया और ये कहा कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। इसलिए नागरिक भूमिका भी है। इसलिए समाज जीवन में देखते हो जितने प्रश्न हो, चाहे धारा 370 का प्रश्न हो, चाहे देश की एकता और अखंडता का प्रश्न हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न हो, इन सारे प्रश्नों पर लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आवाज़ उठाया, क्योंकि वो हमारी नागरिक भूमिका थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये पहला ऐसा छात्र संगठन है जो केवल समस्या नहीं उठाता है बल्कि समाधान भी प्रस्तुत। हम समस्या देने वाले छात्रों के बारे में ये भी कहा गया कि ये समस्या खड़े करने वाले संगठन है। मैंने ये साबित किया समाज जीवन में कि छात्र संगठन एक केवल समस्या उठाने वाला संगठन नहीं बल्कि समाज जीवन में समाधान प्रस्तुत करने वाला संगठन है। अभी मैं आपको कई उदाहरणों से बता सकता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सोचिए कि छात्रों का एक छोटा सा दल, 4-5 छात्रों का दल नॉर्थ ईस्ट में जाता है, पूर्वोत्तर में जाता है, और पूर्वोत्तर में जाता है, देख रहा है कि वहाँ का छात्र ये कहता है कि कोई अगर हरियाणा आ रहा है, पंजाब आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, तो वहाँ का छात्र कहता है कि वो भारत जा रहा है। इसका मतलब वो भारत को अपना नहीं मानता है, भारत को दूसरा मानता है, और ये कहता है भारत जा रहा है। हमारे 4-5 छात्रों ने अनुभव किया कि ये कैसा देश, अपने ही देश में 2 देश दिखाई दे रहा है। तो 4-5 छात्रों ने इस बारे में सोचा और तुरंत वहाँ के गवर्नर थे उनसे बातचीत किया और अपनी योजना प्रस्तुत की कि पूर्वोत्तर के छात्रों को शेष भारत में भ्रमण कराया जाए। तो वो 1967 में हमने 66 में शुरू किया, 67 में विधिवत सील नामक प्रकल्प खड़ा किया, अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग। तो वहाँ सील तो अब पूर्वोत्तर के छात्रों को भारत में लाना और भारत में ला करके किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में नहीं रुकाना, किसी धर्मशाला में नहीं रुकाना, बल्कि उन छात्रों को ले जाकर के यहाँ अलग अलग परिवारों में रुकाना। परिवारों में जब रुकते हैं तो परिवार की अनुभूति के साथ जुड़ते हैं, यहाँ की जो कल्चर है इस कल्चर को वहाँ दिखाना और यहाँ के छात्रों को लेकर के वहाँ की संस्कृति को दिखाना, ताकि उनके एक दूसरे के संस्कृतियों के प्रति हमारी समझ बढ़े, हमारे अंदर सम्मान बढ़े और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ हम सब मिल करके काम करें। इसलिए और आज अभी सील के 50 वर्ष पूरे हुए थे, उसमें बड़ा कार्यक्रम देश भर में हमने आयोजन किया और सील के 50 वर्षों की इस यात्रा में
आप देखिए कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भारत के प्रति एक नया दृष्टिकोण, नया विश्वास पैदा हुआ है। अब वो जो विखंडन का बीज था वो समाप्त हुआ है, जो अलगाववादी शक्तियाँ थी वहाँ कमज़ोर हुई हैं, और आज समुचित भारत के साथ पूर्वोत्तर उसी तरह से दृढ़ता के साथ खड़ा है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दक्षिण भारत के लोग खड़े हैं। तो वो भाव को जगाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बड़ा योगदान है। एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी सील टूर में पूर्वोत्तर के 2-3 छात्र आए थे, हमारे भी परिवार में रुके थे, आपके भी परिवार में रुके थे, और एक दिन वो कार्यक्रम हम लोग का ये था कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। उस सार्वजनिक कार्यक्रम में वहाँ की सांस्कृतिक प्रस्तुति वहाँ के छात्र करते हैं और अपने यहाँ की सांस्कृतिक प्रस्तुति अपने यहाँ के भी छात्र, ताकि आपसी समझ बढ़े। जी। उसमें हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के तत्कालीन यहाँ के सांसद पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, और एक दिन वहाँ के छात्रों को महाराज जी ने भोजन मंदिर में बुला के कराया था और उनके साथ उनका संवाद हुआ था। अब इस यात्रा से इतनी समझ बढ़ी, अब सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है, उससे पूर्वोत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है और हम लोगों को बाद में पता चलता है। मैं सबसे पहले फेसबुक पे पूर्वोत्तर के एक छात्र जो सील टूर में आया था, उसने सबसे पहले लगाया हेडिंग कि मेरे महाराज के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान। क्या बात ये परिवर्तन आया इसमें। अच्छा। और एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक पूर्वोत्तर का छात्र वो सील टूर में आया था, गुजरात में गया था, गुजरात में एक परिवार में रुका था। जब वो सील के बाद वापस आया और उसने वो एक उद्योग वहाँ शुरू किया और धीरे धीरे वो बहुत सफल हो गया, तो एक बड़ा मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ प्रारंभ किया। तो जब उसका अपना एंटरप्राइज उसने उद्घाटन के लिए तैयार किया, वो बड़ा प्रतिष्ठित, उसको नॉर्थ ईस्ट में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, तो वो ब्रांड बन चुका था। तो उसने जो अपने प्रकल्प की शुरुआत की, तो उसने किसी राजनेता, किसी हीरो या किसी दूसरे व्यक्ति ने पूर्वोत्तर गुजरात में जिस परिवार में रुका था, उस परिवार की सबसे बूढ़ी माँ को बुला करके उसका उद्घाटन करवाया। ये भाव हमने जागृत किया है समाज में, और यह आज सील का प्रभाव है कि पूर्वोत्तर के छात्रों के प्रति जो पहले यहाँ आते थे तो उनके खिलाफ टिप्पणी की जाती थी कि ये तो छोटे कद वाले हैं, ये तो छोटे मतलब टेढ़ी नाक वाले हैं, ये तो चिपटे चेहरे वाले हैं, और इससे उनको कितना कष्ट होता था आप इसका अंदाज़ा नहीं लगते। वो छात्र अपनी वेदना व्यक्त करते थे, लेकिन आज हम उस अपने परिवारों में रुकते हैं, भाई की तरह सम्मान देते हैं, तो उसकी वो परिवार की फीलिंग आती है और वो भारत को अब अपना परिवार समझता है। ये भाव हमने जागृत किया है और इसका इसी परिणाम है कि पूर्वोत्तर में विखंडन के जो बीज थे वो समाप्त हुए। सील का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान भारतीयता के ये देश की एकता और अखंडता में, और पूर्वोत्तर को शेष भारत के राज्यों की तरह भारत के केंद्र में खड़ा करने में बड़ी भूमिका हुई। जी बिल्कुल। आपने बताया अभी कि 33 लाख सदस्यता है, तो वो सदस्यता पहले तो ये सिर्फ भारत में या इसके बाहर भी आपकी जाने की सोच है? नहीं, देखिए, हाँ, अच्छा प्रश्न आपने किया कि अभी हम लोग तो कहते हैं कि समाज जीवन में जिस प्रकार के प्रश्न उठते हैं उस प्रकार के प्रकल्प हम लोग तैयार करते हैं। अच्छा। अभी देखिए, हमारे इतने अभी थिंक इंडिया का एक हम लोगों का प्रकल्प चलता है। हमने ये देखा कि भारत के जो शिक्षा के श्रेष्ठ संस्थान हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, NLU हो, इस तरह के संस्थान जिसमें देश का जो सबसे प्रतिभावान विद्यार्थी जाता है और वो अपने पढ़ाई यहाँ करने के बाद अपनी सेवाओं को जाकर के विदेश देता है। तो हमने ये कहा था कि भारत का अगर छात्र भारत में पढ़ेगा और भारत के लिए सोचेगा और भारत के लिए करेगा तो भारत का उत्थान ठीक प्रकार से होगा। लेकिन भारत का युवक भारत में पढ़ाई कर रहा है और अपनी सेवाओं को जाकर के विदेश में दे रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का या भारत को विश्वगुरु बनाने का, तो वो संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमने थिंक इंडिया नामक प्रकल्प शुरू किया और उस प्रकल्प के माध्यम से जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जिनके प्रतिभा का लाभ विदेशों में आज मिल रहा है, हमने उनके अंदर काम करना शुरू किया। उनके अंदर ये भाव जागृत करने गए कि भारत आपका है, भारत के बारे में आप सोचिए, भारत की चिंता करिए और भारत के बारे में चिंतन करिए और भारत के लिए अपना जीवन समर्पित करिए, क्योंकि भारत आपकी पहचान है। और वो भाव जागृत हुआ है। आज देखिए, अपने देश में जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन थे वो अधिकांश लड़के बाहर जाते थे, लेकिन अब देखिए ट्रेंड बदला है। अब भारत का लड़का भारत में रह रहा है और भारत में अपनी सेवाएं दे रहा है, भारत में पढ़ाई किया, भारत में ही अपनी सेवा दे रहा है। तो इस भाव को भरने में, इस भाव को मतलब लाने में अभी थिंक इंडिया का बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ।
इसी प्रकार से अभी आपने पूछा कि विश्व के दूसरे देशों में आप क्या जी। कर रहे हैं। हमने देखा कि अभी जब वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसमें जो चुनौतियां हैं वो विश्व में एक तरह की चुनौतियां उभरी। तो हमको लगा कि ये विश्व के युवाओं के में एक तरह का सद्भाव और सहकार जागृत किया जाए। विश्व के युवा विश्व की समस्याओं के प्रति एक तरह का समझ रखें और मिल बैठ करके समस्याओं का समाधान करें, जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप हो। इसलिए विश्व के युवाओं को संगठन करने के लिए हमने ओसी नामक प्रकल्प शुरू किया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ। और आज ओसी से 129 देश जुड़ गए हैं, उसके अच्छा। छात्र जुड़ गए हैं। अभी हमारे दूसरे देशों में यहाँ के छात्रों के साथ अभी भारत में कई हमने ओसी के सेमिनार किया है, जिसमें दूसरे देशों के, और उसमें आज जो दुनिया के सामने चाहे पर्यावरण की चुनौतियां हो, चाहे पृथ्वी के बढ़ते तापमान की समस्या हो, चाहे जल के संकट की, इन सारे विषयों पर दुनिया के युवा मिलकर के एक साथ विचार कर रहे हैं। और इसके प्रति एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात हमारे प्लेटफॉर्म से हो रही है और बहुत सफल प्रयास हो रहा है। दुनिया के युवा इसको मतलब सराहा भी है, और न केवल सराहा है बल्कि हमारे साथ मिलकर के वो काम भी आगे कर रहे हैं। परिषद द्वारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बहुत सारे काम हुए शिक्षा में, खास तौर से आपने बताया, जो या दुनिया भी जान रही है, भारतवासी तो कम से कम जानते ही हैं। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी उतना ही जोर है सरकारों का। परिषद इस पर कितना काम कर रहा है? देखिए, अभी मैंने कहा ना, समाज में जिस तरह के प्रश्न आए उस तरह का प्रकल्प हमने खड़ा किया। अभी हमने ये देखा कि जो स्वास्थ्य के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जीवन शैली की चुनौती है। प्रकृति से युवा दूर होता रहा है, इसलिए विकास की जो हमारी अवधारणा है, हमने पश्चिम के विकास की अवधारणा को अपनाया है। तो पश्चिम की विकास की जो अवधारणा है वो प्रकृति का दोहन करके विकसित होने की जो अवधारणा है, इसके खिलाफ युवा खड़ा हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ठीक कंसेप्ट युवा में जाए। इसलिए हमने स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट एसएफडी नामक प्रकल्प शुरू किया, और उसके माध्यम से कैसे जल को संरक्षित किया जाए, कैसे जंगल को संरक्षित किया जाए, जैसे जमीन को संरक्षित किया जाए, और पर्यावरण के प्रति युवा को कैसे संवेदनशील बनाया जाए, ये प्रकल्प हमने खड़ा किया। और वो प्रकल्प भी आज बड़ी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अभी देखिए, जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 74 वर्ष की यात्रा पूरी की है और 75वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है, तो हमने कुछ संकल्प लिया है। हमने ये किया कि इस वर्ष हम पूरे देश में 1 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। और वो अभी 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था, उस विश्व पर्यावरण दिवस पे हमने, देखिए, लोगों ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। हमने ये देखा कि भारत के लिए साइंटिफिकली ये ठीक नहीं है, क्योंकि 5 जून को तो इतनी प्रचंड गर्मी रहती है, पौधे को जल नहीं मिलता है। उस समय जो वृक्ष लगाए जाते हैं, सामान्य चल रहा है 5 जून को लगाओ, लेकिन 5 जून को जो लगाए जाते हैं अधिकांश पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए हमने, देखिए, हमारी कितनी तार्किक पद्धति है, हमने ये कहा कि ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लेंगे और हम उस दिन वृक्ष मित्र बनाएंगे। और हमने वृक्ष मित्र का रजिस्ट्रेशन कराया, और एक वृक्ष मित्र 10 पौधे लगाएगा, और तो इसलिए 1 लाख वृक्ष मित्र पर 10 लाख वृक्ष मित्र बनाएंगे। और हर प्रांत इकाई ने अलग अलग स्थानों पर वृक्ष मित्र बनाने का काम किया। अब वो वृक्ष मित्र अभी 15 जुलाई से वो शुरू हो रहे हैं अलग अलग प्रांतों में, कहीं 15 जुलाई से, कहीं 10 जुलाई से, जब मानसून उस तरह का आ गया है। तो अब वो 10 वृक्ष मित्र 10 वृक्ष लगाएंगे और अपने साथ कुछ और वृक्ष जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस अभियान को बढ़ाए, और वृक्ष मित्र नाम हमने इस दे दिया कि जिस प्रकार से मित्र धर्म का ये तकाजा होता है, मित्र धर्म का ये आग्रह होता है कि मित्र का जब जीवन में संकट पड़े, मित्र को जब जरूरत हो तो उसके साथ खड़ा होना। इसलिए वृक्ष लगाना हमारा, वृक्षारोपण हमने अभियान नहीं चला, हमने वृक्ष मित्र बनाया कि आज मैं संकल्प लेता हूं कि वृक्ष हमारा मित्र है। इसलिए अब इसको जल की जरूरत होगी तो हम इसको जल देंगे। इसके ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा है, इसके ऊपर मतलब इसके सुरक्षा की, क्योंकि जो मित्र धर्म है उसकी रक्षा करना, तो वो भाव हमने विकसित किया कि ये हमारा मित्र है। इसलिए मित्र होने के नाते मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और इसलिए मित्र तो सामान्यतः यही होता है कि जो हमारे लिए कुछ करे और जिसके लिए मैं कुछ करूँ। तो पौधा मुझे जीवन देता है, मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है यदि हम उसके जीवन के साथ नहीं जुड़ते। तो इस सह अस्तित्व, और ये इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मित्रता का भाव भी चलता है। वृक्ष के साथ हमारे यही सह अस्तित्व के संबंध है, इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए उसका अस्तित्व होना आवश्यक है, इसलिए वो हमारा मित्र है। और मित्र धर्म का हम निर्वहन करेंगे, हम उसको मित्र बनाएंगे, अपना संकल्प लेंगे कि हर हालत में आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए केवल वृक्षारोपण नहीं करेंगे, बल्कि उसको बट वृक्ष के रूप में विकसित करने तक हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इस भाव से हमने इस अभियान को चलाया है। बहुत लंबी सोच है।
चलते चलते चूँकि समय इशारा कर रहा है, तो एक सवाल, जैसे आपने बताया कि 74 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, दूसरा सवाल में तो एक चीज़ और मुझे छूट रही कि अभी जी। कोरोना काल में हमने देखा कि अंग्रेजी की दवाइयाँ काम करनी बंद कर दी थी। जी। उसके दुष्प्रभाव से पूरी दुनिया परिचित है। भारत के दवाइयों की मांग बढ़ी दुनिया में। भारत का योग आज दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। तो हमने एक मेडिविजन प्रकल्प शुरू किया कि उस मेडिविजन के बाद भारत की चिकित्सा पद्धति कैसी होनी चाहिए, वो प्रकृति आधारित चिकित्सा पद्धति को कैसे विकसित किया जाए और एक ऐसी जीवन शैली विकसित किया जाए जिससे प्रकृति के प्रति हमारा जुड़ाव बढ़े और प्रकृति हमारे लिए वस्तु नहीं है, प्रकृति के हम स्वामी नहीं है, बल्कि प्रकृति हमारा मित्र है, हमारा उससे संबंध सहअस्तित्व का संबंध है। इसलिए एक ऐसी चिकित्सा पद्धति विकसित किया जाए जो हमको प्रकृति से काटती ना बल्कि प्रकृति से जोड़ती हो। तो अब तक चिकित्सा के संदर्भ में जो हमारी अवधारणा थी, उस अवधारणा को बदलते हुए हमने एक नई चिकित्सा के संदर्भ में अपनी संकल्पना दी है और उस संकल्पना के आधार पर ये चाहे आयुर्वेद की शिक्षा या भारत की जो जीवन पद्धति थी या भारत की जो वनस्पतियाँ थी, उन वनस्पतियों के संरक्षण और उन वनस्पतियों के संरक्षण के द्वारा, उनके उपयोग के द्वारा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का विकास किया जाए जो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करे और ऐसे इस प्रकार के आपदा में हम उससे लड़ सकें, क्योंकि हम ऐसी चिकित्सा पद्धति जो तात्कालिक रूप से तो हमको राहत प्रदान करती हो लेकिन अल्टीमेटली हमको कमज़ोर बनाती हो और एक रोज से तो हमको लड़ लेते हो लेकिन दूसरे रोज से लड़ने की हमारी क्षमता समाप्त कर देती हो। इस पद्धति के खिलाफ भी हमको आवाज़ उठानी होगी और भारत की ये पद्धति चिकित्सा की हमेशा रही है कि एक पद्धति से जब हम लड़ करके बाहर निकलते थे तो सभी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होती थी। तो उस पद्धति को कैसे विकसित किया जाए, इस प्रकार का चिंतन और इस प्रकार का के प्रश्न हमने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं और बहुत सारे कार्य मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवा इस दिशा में काम करना भी आरंभ कर दिए हैं। इसके लिए हमने एक प्रकल्प भी बनाया है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जो 74 साल अभी पूरे हुए, 75वें वर्ष में प्रवेश किया, तो ये अगले 1 सालों के लिए कोई गाइडलाइन, कोई टैगलाइन तैयार किया? हाँ, अभी इस 75 वर्ष में हमने कई साल, जैसे 1000 वृक्षारोपण का संग, 1 करोड़ वृक्षारोपण, 1 करोड़, अभी हमने 33 लाख हमारी सदस्यता है। हमने ये तय किया है कि मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा लक्ष्य लिया कि इस वर्ष हम 75वें वर्ष में 1 करोड़ सदस्यता का अभियान चलाएंगे और पूरे भारत भर में इस अभियान को चलाते हुए इस वर्ष 1 करोड़ सदस्यता बनाएंगे। हमारी ये मान्यता है कि अगर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर के हम काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति भी अगर हमारे इस पुनर्निर्माण के अभियान से छूटा तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण पूरा नहीं होगा। इसलिए कोई व्यक्ति इस अभियान से न छूटे, इसलिए सबको कैसे जोड़ा जाए, इस सदस्यता को आने जब विद्यार्थी परिषद अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूरेगी तब शायद हमारा ये संकल्प हो कि छात्र स्कूल जाने वाला कोई ऐसा विद्यार्थी न हो जो हमारे कैंप में न आए, हमारी इसकी सोच के साथ न जुड़े, हमारे इस संगठन के साथ न जुड़े और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस अभियान का भाग न बने। इस संकल्प के साथ हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी और उम्दा जानकारी दी आपने, बहुत ही दूरदर्शिता वाली जो पॉलिसी रही है, बनी हुई है, उसके बारे में आपने बताया। तो चूँकि समय अब समाप्त हो रहा है तो हम आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। थैंक यू। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी खैरात में आज़ादी। जी हाँ, ये बातें उन क्रांतिकारियों के लिए एकदम फिट बैठती हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना खून दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन आज़ादी के बाद से जो विकास का जो जिम्मा था, जिस तरीके से देश को विकास की ओर ले जाना था, उसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ रहे थे वो अभी किसी क्रांतिवीर से कम नहीं। हर सवाल के बाद ही हमारा प्रकल्प तैयार होता है। यह एक अमोघ अस्त्र है संगठन का। हम आभारी हैं संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजशरण शाही जी के, जिनके सरल, मीठे लेकिन अकाट्य सिद्धांतों को आपने सुना। ऐसे संगठन को अमेज नाउ की पूरी टीम बड़ी शिद्दत से नमन करती है, जिन्होंने शिल्पकार की भूमिका में आज़ादी के बाद से अब तक अपना समय गंवाया, अपना बहुत कुछ गंवाया। तो ये था हमारा आज का सफ़र जो अब यहीं समाप्त होता है, जिसमें हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के महत्व और उसकी दिशा के बारे में
कुछ जानने की कोशिश की और कुछ बताने की कोशिश की। तो फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।